तमिलनाडु के एक छोटे से शहर में एक ज्वेलरी शॉप खुलती है जो धीरे धीरे अपने बेहतरीन स्कीमों से पॉपुलर हो जाती है। देखते ही देखते इस ज्वेलरी शॉप के हर आउटलेट के आगे भीड़ लगनी शुरू हो गई और लोगों ने अपना खूब सारा पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। एक साल बीतने के बाद जब लोग अपना प्रॉफिट और इंटरेस्ट लेने के लिए शोरूम के बाहर जाते हैं तो पता लगता है कि ज्वेलरी शॉप तो काफी टाइम पहले से ही बंद हो चुकी है। जब तक कस्टमर्स को कुछ समझ आता तब तक उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा स्कैम हो चुका था। ये कहानी भारत के सबसे बड़े घोटालों में से एक प्रणव ज्वेलर्स की है। कहानी की शुरुआत तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से होता है, जहाँ पर प्रणव ज्वेलर्स नाम की छोटी सी दुकान खुलती है। यहाँ लोग अपनी बेसिक ज्वेलरी खरीदने जाते थे। धीरे धीरे इस शॉप की क्वालिटी और कस्टमर सर्विस ने लोगों का दिल जीत लिया और ये ज्वेलरी शॉप अपने एरिया में काफी फेमस हो गई। प्रणव ज्वेलर्स की सक्सेस को देखते हुए कंपनी ने अपनी पहली शॉप के बाद मदुरई, चेन्नई और तमिलनाडु के कई और डिस्ट्रिक्ट्स में अपने नए आउटलेट्स खोलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ये स्टोर्स बढ़ने लगे वैसे वैसे लोगों का विश्वास बढ़ता गया। हर डिस्ट्रिक्ट में प्रणव ज्वेलर्स की शॉप एक ट्रस्टेड नाम बन गई। पर जो चीज उन्हें और भी ज्यादा फेमस बना गई वो थी उनकी इनोवेटिव स्कीम्स। प्रणव ज्वेलर्स एक ऐसी स्कीम लॉन्च करते हैं जिससे हर कस्टमर के होश उड़ गए। स्कीम सिंपल थी, अगर तुम्हें ज्वेलरी खरीदनी है तो 11 महीने तक मंथली इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा। लेकिन ट्विस्ट ये था कि तुम्हें सिर्फ 10 महीनों की ही इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगा और जो लास्ट की इंस्टॉलमेंट होगी वो खुद कंपनी पे करेगी। एक इंस्टॉलमेंट फ्री। ये लाइन का लोगों पर ऐसा जादू चला कि हर कस्टमर इनकी ओर चला आता। अब इस स्कीम को घर घर पहुंचाने के लिए इसकी तगड़ी हाइप बनाना जरूरी था, तो कंपनी ने साउथ के जाने माने एक्टर प्रकाश राज को ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। जैसे ही उनकी एड टीवी पर आई प्रणव ज्वेलर्स की स्कीम और भी ज्यादा पॉपुलर हो गई। हर जगह ये स्कीम लोगों के बीच की चर्चा बन गई। प्रणव ज्वेलर्स ने और भी ज्यादा स्कीमें निकाली, जैसे पुरानी ज्वेलरी को एक्सचेंज करने की स्कीम, जिसमें आप अपनी पुरानी ज्वेलरी देकर 1 साल बाद नए डिजाइन की ज्वेलरी ले सकते थे, वो भी बिना किसी कमीशन या कोई भी एक्स्ट्रा पैसा दिए। ये सब स्कीम्स लोगों को और भी ज्यादा अट्रैक्ट करने लगी और जब लोगों ने देखा कि प्रणव ज्वेलर्स की स्कीम से उन्हें एक तरह का रिटर्न मिल रहा है तब बहुतों ने इसे एक इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन बना लिया। एक तरफ सेविंग अकाउंट या एफडी 5-7% का इंटरेस्ट दे रहा था, तब प्रणव ज्वेलर्स ने इनडायरेक्टली 15 से 17% तक का रिटर्न लोगों को दिया। प्रणव ज्वेलर्स की स्कीम्स इतनी पॉपुलर हो गई कि लोगों ने इस पर अंधा भरोसा करना शुरू कर दिया। इसका एक बड़ा रीजन ये था कि ये कंपनी सिर्फ एक छोटी शॉप नहीं थी, बल्कि तमिलनाडु के हर डिस्ट्रिक्ट में अपनी प्रेजेंस बनाने वाली कंपनी थी। लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि उनका पैसा किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास नहीं, बल्कि एक प्राइवेट ज्वेलरी चेन के ओनर के पास जा रहा है, जिसकी सेफ्टी की गारंटी बिल्कुल भी नहीं थी। इस हद तक प्रणव ज्वेलर्स का ब्रांड ट्रस्टेड था, जिस वजह से लोगों ने अपनी पुरानी ज्वेलरी भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। 1 साल बाद जब लोग अपनी नई ज्वेलरी लेने के लिए वो दुकान गए तो शॉप बंद निकली। इंक्वायरी करने पर पता चला कि शॉप के ओनर्स गायब हो गए। ये सिचुएशन काफी गंभीर हो गई। जिन भी लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया था सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। लोगों ने पुलिस कंप्लेन करना शुरू कर दिया। प्रॉब्लम ये था कि जब लोगों ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की तो उन्हें पता चला कि कोई क्लियर अथॉरिटी ही नहीं है जो ऐसे केसेस को हैंडल कर सके। अगर इंश्योरेंस फ्रॉड होता तो आरडीए के पास कंप्लेन होती, अगर बैंक फ्रॉड होता तो आरबीआई के पास, या म्यूचुअल फंड्स के इश्यूज होते तो सेबी के पास। लेकिन इस केस में लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि कंप्लेन करे तो करे कहाँ। जैसे जैसे कंप्लेन्स बढ़ती गई पुलिस ने इस केस को सीरियसली लेना शुरू किया। केस कॉम्प्लिकेटेड था और बहुत से लोगों के पैसे
ज्वेलरी भी इन्वेस्टेड थे। तो इस केस में इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग EOW इन्वॉल्व हो गई। पुलिस और EOW ने प्रणव ज्वेलर्स पर रेड्स किया और जो उन्हें पता चला वो काफी शॉकिंग था। प्रणव ज्वेलर्स की कोई भी ज्वेलरी शॉप में सोने का एक टुकड़ा नहीं था, सिर्फ थोड़ा बहुत चांदी बचा था। ये देखकर लोग घबरा गए। बहुतों ने अपनी मेहनत की ज्यादातर कमाई इसमें लगा दी थी, ये सोच के कि उनकी महीनों का सब्र का फल आज मिलेगा, मगर उन्हें मिलता है धोखा। EOW के ऑफिसर्स कंपनी के बुक्स को चेक करते हैं, जिससे उन्हें पता चला कि लोगों के पैसों को वो फेक कंपनीज में ट्रांसफर कर रहे थे। ये कंपनीज एक दूसरे को पैसे ट्रांसफर करती गई, जिससे मनी फ्लो को ट्रैक करना मुश्किल हो गया। जिसके बाद ED भी इस केस में इन्वॉल्व हो गई। जब एक बार फिर ED ने सर्च किया तो 23.5 लाख की अनएक्सप्लेन्ड कैश, 11.5 किलो बुलियन और कई इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स भी सीज किया। धीरे धीरे जब स्कैम साइज का पता लगा तो लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि यहाँ कोई मामूली स्कैम नहीं बल्कि 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का स्कैम था। ED ने प्रकाश राज को भी इस स्कैम के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। हालांकि बाद में उन्हें क्लीन चिट भी मिल गई, लेकिन इस मामले में प्रणव ज्वेलर्स के ओनर्स S माधन और उसकी वाइफ कार्तिका पर केस अब भी चल रहा है। पॉन्जी स्कीम इस तरह का स्कैम है कि एक बार लोगों का पैसा इसमें फंसा तो वापस आना बड़ा मुश्किल है। ऐसा स्कैम पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले 2019 में गुडविल ज्वेलर्स अपने कस्टमर्स के लिए 16% इंटरेस्ट की फिक्स डिपॉजिट वाली स्कीम निकालते हैं। लोगों से उन्होंने इंस्टॉलमेंट में पैसे लिए और जब लोग अपना रिटर्न लेने के लिए दुकान के बाहर गए तो वो भी दुकान बंद करके भाग चुके थे। इसीलिए अगर कोई बहुत ही फायदेमंद डील दे रहा है जिसमें तुम्हें अनरियलिस्टिक रिटर्न्स के सपने दिखाए जा रहे हैं तो समझ जाना कि कुछ तो गड़बड़ होगी। लेकिन ज्वेलरी के मामले में सिर्फ स्कीम के जरिए नहीं बल्कि और भी कई तरीकों से लोगों को ठगा जाता है। जयपुर में एक ऐसी ही घटना सामने आई जहां एक अमेरिकन महिला ने एक शॉप से 6 करोड़ की ज्वेलरी खरीदी, जो असली नहीं बल्कि सारी के सारी नकली थी। उस महिला को इस स्कैम का पता तब चला जब उसने इन ज्वेलरीज को अमेरिका में शोकेस किया। अब ये कोई एक लौता स्कैम नहीं है बल्कि ऐसे स्कैम्स रोजाना देखने को मिलते हैं, जहां लोगों को नकली ज्वेलरी बेची जाती है या असली ज्वेलरी का वजन कम करके दिया जाता है। कभी सस्ती चीजों को महंगी दिखाकर बेचा जाता है। इस तरह के स्कैम से मिडिल क्लास फैमिलीज की सेविंग्स का बड़ा हिस्सा स्कैम्स में बर्बाद हो जाता है। ऐसा ही धोखा 1990 में दिल्ली में सामने आया, जब कार्तिक की दादी ज्वेलरी शॉप से ज्वेलरी खरीदकर अपने घर आई तो उन्हें पता चला कि ज्वेलरी की क्वालिटी बहुत खराब थी। दादी को एहसास हुआ कि अपनी मेहनत की कमाई से एक गरीब गोल्ड बनाता है और ये लोग इसमें भी धोखा करते हैं। उन्होंने ये फैसला किया कि ऐसा किसी गरीब के साथ नहीं होना चाहिए। तो दादी ने अपने पास की सारे बचे कुचे जेवर को पिघाल कर अपनी खुद की ज्वेलरी शॉप खोली, जिसका नाम गिरी जेवर महल पड़ा। उनकी इसी लेगेसी को पहले उनके बेटों ने आगे बढ़ाया और आज उनके पोते कार्तिक और कमल गिरी आगे बढ़ा रहे हैं। अपनी दादी के सपनों को जिंदा रखते हुए कार्तिक और कमल अपने बिजनेस को इस तरीके से चला रहे हैं कि चाहे कोई अमीर हो या गरीब, सबको एक जैसा सम्मान मिलता है। गिरी जेवर महल आज भी अपनी प्योरिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए दिल्ली में फेमस है। उनकी दुकान में कनाडा, मलेशिया और सिंगापुर जैसे फॉरेन कंट्रीज से भी कस्टमर्स सिर्फ गोल्ड खरीदने के लिए आते हैं, क्योंकि गिरी जेवर महल में कस्टमर्स की सेफ्टी और कन्वीनियंस के लिए हाई टेक फैसिलिटीज का इस्तेमाल होता है और लगेज चेकिंग के लिए मॉडर्न मशीन्स लगाई गई ताकि ये इंश्योर कर सके कि हर कस्टमर को बढ़िया एक्सपीरियंस मिले। साथ ही गोल्ड टेस्टिंग मशीन का यूज करके कस्टमर के सामने ही हर एक आइटम की क्वालिटी और प्योरिटी की जांच कराई जाती है। इतना ही नहीं, पुराने गोल्ड को एक्सचेंज करने की 100% बायबैक गारंटी और 1 लाख के डायमंड्स खरीदने पर 4 गोल्ड कॉइन्स बिल्कुल फ्री। अब
ऐसी पॉलिसीज हो तो कस्टमर तो लॉयल बन ही जाएगा। यहाँ तक के गिरी जेवर महल ने 2025 से जड़ाऊ, टर्किश, एंटीक, रोडियम फिनिश और डायमंड आइटम्स पर सिर्फ 3.5% मेकिंग चार्जेस रखे हैं और गोल्ड का रेट तो मार्केट रेट से 2,500-3 हजार कम ही होता है, जिससे हर कस्टमर की मोटी सेविंग्स हो जाती है। ये शोरूम इतना पॉपुलर होने लगा कि कस्टमर की सुविधा के लिए टोकन सिस्टम लगाना पड़ा। तुमने राशन की दुकान पर भीड़ देखी होगी, लेकिन ज्वेलरी के शोरूम में इतनी भीड़ देखना शॉकिंग है। इसीलिए उसी भीड़ की सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी भी टाइट कर दी गई है, जिससे आराम से कस्टमर्स अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। हमें भी सिर्फ भरोसे वाली दुकानों पर सोना, चांदी या डायमंड जैसी चीजें खरीदनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बात कुछ 100-200 रुपए की नहीं, बल्कि हमारी लाखों रुपए की मेहनत वाली कमाई की है।